Assalamu alaikum. Today we are going to start experiment. Once a problem has been observed and a hypothesis is suggested, the next step is the scientific method is to design an experiment based on reasoning. जब रीजनिंग हो जाती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग हो जाती है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसके बाद साइंटिफिक मेथड में एक और स्टेप आता है, वो होता है एक्सपेरिमेंट। मींस के एक्सपेरिमेंट करके अपनी बात को प्रूव करना। एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ अ साइंटिस्ट to identify the real cause of a problem based on inductive or deductive reasoning. A key assumption is that the experiment will be repeated many times by other scientists. अब एक साइंटिस्ट तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे और भी साइंटिस्ट होते हैं जो इसी चीज़ पर वर्क कर रहे होते हैं। वो भी इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग। साइंटिस्ट परफॉर्म टू टाइप ऑफ टेस्ट, दैट इज़ कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो दो तरह के ग्रुप में साइंटिस्ट डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप का नाम होता है कंट्रोल ग्रुप और दूसरे ग्रुप का नाम होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मलेरिया की, क्योंकि हमने इस चैप्टर में ज़्यादा मलेरिया को ही डिस्कस किया है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मलेरिया की। ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट, अगर हम लेंगे ब्लड सैंपल 100 मलेरिया पेशेंट्स के, तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का काम होगा। एंड द ब्लड सैंपल ऑफ 100 हेल्दी पर्सन, अब अगर हम 100 हेल्दी पर्सनस का ब्लड ग्रुप ले रहे हैं तो वो काम होगा कंट्रोल ग्रुप का। वर एग्जामाइन अंडर माइक्रोस्कोप, जब हमने सैंपल ले लिया, उस सैंपल को लेने के बाद उसको एग्जामाइन करेंगे, उसको स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी करेंगे, देखेंगे। देन हमारे पास है रिज़ल्ट। द रिज़ल्ट वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपन इन द एक्सपेरिमेंट। अब रिज़ल्ट ये होता है कि बेसिकली एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या है, हमें आउटकम क्या मिला है। दैट इंक्लूड्स डिटेलिंग ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डेटा मेड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट। इसमें आप रिज़ल्ट में सारी डिटेल पुट कर सकते हो, जो जो एक्सपेरिमेंट में आपने ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद जो आपका डेटा आपको मिला फाइनल, उसको आप लिख सकते हो, जो जो आपको एक्सपेरिमेंट में मिला। रिज़ल्ट वेरीफाई द हाइपोथेसिस, और रिज़ल्ट जो है वो वेरीफाई करता है हाइपोथेसिस को कि हाइपोथेसिस ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है। इन द केस ऑफ मलेरिया, अब अगर हम बात करें मलेरिया की, it was found that all the malaria patient experimental group has plasmodium in their blood, whereas the blood sample of healthy persons control group were free from plasmodium. और जब हमने यहाँ पर बात की मलेरिया की, तो अगर हमने रिज़ल्ट निकाले एक्सपेरिमेंट के बाद, तो जैसे दो ग्रुप्स थे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, एक कंट्रोल ग्रुप। जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसने सारे वो पेशेंट्स लिए जिनको मलेरिया था, 100 पेशेंट्स, और कंट्रोल ग्रुप ने वो लिए जो फ्री ऑफ मलेरिया थे, जिसमें मलेरिया नहीं था, मींस के हेल्दी पेशेंट्स ये। तो ये ऑब्ज़र्व किया कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनके ग्रुप में उन्होंने प्लाज्मोडियम देखा, और जो कंट्रोल ग्रुप है वहाँ पर कोई भी प्लाज्मोडियम नहीं था, उनका ब्लड जो है वो फ्री था फ्रॉम प्लाज्मोडियम। तो ये बन गया रिज़ल्ट। देन हमारे पास लास्ट में है कंक्लूजन। द फाइनल स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज़ डेवलपिंग कंक्लूजन। अब जो बिल्कुल लास्ट और फाइनल मेथड होता है उसे हम कहते हैं कंक्लूजन निकालना। मीन्स जब सारी बातें होती हैं उनको एक तरह से ब्रीफ करके लिख देना। दिस इज़ वेयर ऑल द रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट आर एनालाइज्ड एंड डिटर्मिनेशन इज़ रीच अबाउट द हाइपोथेसिस। अब ये होता है कि जब सारे रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं एक्सपेरिमेंट से, तो हम उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। जैसे हाइपोथेसिस होती है और ऑब्जर्वेशन है, रिज़ल्ट है, उनको हम एक जगह प्रॉपर तरीके से पुट कर दें। If your hypothesis was supported, it's great. If not, repeat the experiment or think of other ways to improve your procedure. अब अगर आपकी हाइपोथेसिस ठीक और करेक्ट साबित हो गई है, मीन्स जो आपने लिखा है किस चीज़ के बारे में या सोचा है वो बिल्कुल ठीक है, इट मीन्स कि आपका जो एक्सपेरिमेंट वो सक्सेसफुल है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर नहीं हुआ ऐसा और आपका एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपकी हाइपोथेसिस गलत साबित हो गई, तो आप उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म कर सकते हो। मीन्स के एक ही एक्सपेरिमेंट को आप बहुत बार भी परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए भी एरर आ जाता है।
एग्जाम्पल, कॉन्क्लूजन इज़ मेड दैट प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब हम यहाँ पर कॉन्क्लूजन की बात करें तो कॉन्क्लूजन ये है कि प्लाज्मोडियम जो है वो मेजर रीज़न है और बेसिक जो है वो कॉज है मलेरिया का। देन थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। थ्योरी, साइंटिस्ट यूज़ द वर्ड थ्योरी इन अ वेरी डिफरेंट वे दैन नॉन साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट जो हैं उनका एक जो क्राइटेरिया है थ्योरी को कहने का तो वो बिल्कुल अलग है। When many people say I have a theory, जब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास थ्योरी है तो they really mean I have a guess। उनका मतलब ये होता है कि हम ये सोचते हैं इस चीज़ के बारे में या हमने तसव्वुर किया है ऐसा। जबकि अगर हम साइंटिस्ट की बात करें then scientific theories on the other hand are well tested and highly reliable scientific explanation of nature phenomena। लेकिन अगर हम साइंटिफिक थ्योरीज़ की बात करें तो साइंटिफिक थ्योरीज़ जो हैं वो वेल टेस्टेड होती हैं और बहुत ज़्यादा रिलायबल होती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होता है और टेस्ट किया होता है अपनी हाइपोथेसिस को। दे यूनिफाई मैनी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मीन्स कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया हो, बार बार टेस्ट किया हो तो उसको हम कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक थ्योरी है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो एक इंसान ने नहीं बल्कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था तो उसे हमने कह दिया कि वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया। देन हमारे पास है लॉ एंड प्रिंसिपल। A scientific law is a uniform or constant fact of nature. It is virtually an irrefutable theory. Biology is a short in laws due to puzzling nature of life. अब साइंटिफिक लॉ क्या होता है? लॉ और प्रिंसिपल जब बनता है जब एक साइंटिस्ट ने एक बात को प्रूव कर दिया, साबित कर दिया और बिल्कुल ठीक साबित किया, लेकिन ओवरऑल बहुत सारे साइंटिस्ट ने वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वो बात वाकई सच साबित हो गई तो वो साइंटिफिक लॉ बन जाता है कि ये एक साइंटिस्ट ने प्रूव की है बात, एक ने नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने इसे वेरीफाई किया है तो वो एक लॉ बन जाता है और प्रिंसिपल बन जाता है। देन डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन यू विल प्रिपेयर टेबल और ग्राफ ऑफ द डेटा। अब डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बेहतर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है टेबल या फिर ग्राफ जिसके थ्रू हम अपने डेटा को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। Don't throw out data points you think are bad or that don't support your predictions। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एक्सपेरिमेंट गलत हो गया तो आपने अपने डेटा को रिमूव कर दिया है या फेंक दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता, आप उसको अपनी प्रिडिक्शन में यूज़ कर सकते हो। सम ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल डिस्कवरीज इन साइंस वर मेड बिकॉज द डेटा लुक्ड रॉन्ग। और बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसे भी बन जाती हैं जब हम अपनी गलत चीज़ों को देखते हैं उसके बाद उसको सही करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज हुई भी हैं साइंस में। वंस यू हैव रिकॉर्डेड द डेटा यू मे नीड टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल एनालिसिस टू सपोर्ट और रिफ्यूज़ योर हाइपोथेसिस। अब एक बार जब आपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद आपको ऐसा भी ज़रूरत पड़ सकती है कि मैथमेटिकल एनालिसिस की नीड हो सपोर्ट करने के लिए अपने डेटा को या अपनी हाइपोथेसिस को। अब वो बात हो गई थी डेटा ऑर्गेनाइजेशन की, अब यहाँ आ जाते हैं हम डेटा एनालिसिस पे। इन डेटा एनालिसिस द स्टैटिस्टिकल मेथड्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर अप्लाइड। अब अगर हम एनालिसिस की बात करें तो एक रेशियो और प्रोपोर्शन वाला मेथड होता है वो अप्लाई किया जाता है। रेशियो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज़ एक्सप्रेस्ड एज अ क्वेश्चन वन फर्स्ट एंड सेकंड। अब जब रेशो की बात करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, अगर एक ज़्यादा है तो एक कम है तो हम उसको रेशो की फॉर्म में कंपेयर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट और स्लैश सेकंड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल अ फ्लावर हैज़ 4 सेपल्स एंड 12 पेटल्स। अब एग्जांपल ले रहे हैं, एक फ्लावर है उसके पास 4 सेपल्स हैं और 12 पेटल्स हैं। द रेशो ऑफ सेपल्स टू पेटल्स इज़, अब रेशो कैसे बन जाएगा, 4:12। ये सेपल्स और पेटल्स का रेशो बन गया। This ratio can also be expressed as the equivalent fraction 1:3। अब इसको हम एक इक्वलेंट फ्रैक्शन के तौर पे भी लिख सकते हैं। 4:12 था तो उसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि 4 1 4 एंड 4 3 12। तो हमने इसको जब एनालाइज़ किया तो 1:3 हो गया, ये शॉर्ट कर दिया हमने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। A proportion is an equation stating that two ratios are equal।
अब एक प्रोपोर्शन जो है वो आपको ये बता रही होती है कि दो रेशोज़ हैं वो इक्वल हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है 4:12 रेशो 1:3। ये आपके पास जो बना हुआ है इसको आपने दोनों फॉर्म में, ये आपके पास बिल्कुल ठीक है, एक सिंप्लीफाई है और एक एक्सपेंड फॉर्म है, और दोनों बिल्कुल ठीक हैं, दोनों बिल्कुल ठीक डेटा को दिखा रही हैं, एक्सप्रेस कर रही हैं। देन मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। इमेजिन दैट यू आर बायोलॉजिस्ट स्टडिंग द इंसेक्ट पॉपुलेशन। अब मैथमेटिक्स कैसे ज़रूरी है? अगर आप इमेजिन करो बायोलॉजिस्ट हो और स्टडी कर रहे हो इंसेक्ट की पॉपुलेशन को, यू गो इन टू द फील्ड एंड काउंट द पॉपुलेशन सैम्पल इन ए स्पेसिफिक रीजन। अब फिर आप फील्ड में जाओगे और जाकर काउंट करोगे पॉपुलेशन सैम्पल को एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन में, कि वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है उस इंसेक्ट की। देन कंपेयर योर सिंपल विद अदर रीजन्स टू गेट पॉपुलेशन एस्टिमेटेड। आप फिर उसके बाद अपने इस सैम्पल को देखोगे दूसरे रीजन्स में और पॉपुलेशन का एस्टिमेट निकालोगे कि कौन से रीजन में कितनी पॉपुलेशन उस इंसेक्ट की प्रेजेंट है। At every step of this process, you depend upon mathematics to measure, predict and understand the natural phenomena. और इस तरह के प्रोसेस में आपको हर स्टेप पे ज़रूरत होगी मैथमेटिक्स की, अंडरस्टैंड करने के लिए इस नेचुरल फिनोमेना को, और मेजर करने के लिए और प्रिडिक्ट करने के लिए। मैथमेटिकल बायोलॉजी इज़ द फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामाइन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। बेसिकली मैथमेटिकल बायोलॉजी हेल्प करती है रिसर्च की फील्ड में। बहुत सारी जगह पर आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आपको ये मैथमेटिकल बायोलॉजी हेल्प करती है। वन की रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी इज़ द क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। एक की रोल ये भी है कि आप मैथमेटिकल जो एक मॉडल होते हैं उस फॉर्म में अपनी जो डिस्कवरीज़ हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाए। देयर आर इक्वेशंस और फार्मूलाज दैट कैन प्रिडिक्ट और डिस्क्राइब नेचुरल अकरेंस। और यहाँ पर बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, फार्मूलाज होते हैं, जिनके थ्रू हम अपनी जो ऑर्गेनिज़म है उनके बारे में लिख सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। सच एज ऑर्गेनिज्म बिहेवियर पैटर्न, पॉपुलेशन चेंजेस ओवर टाइम, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन ऑफ एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, बैक्टीरियल ग्रोथ एंड सो ऑन। अब इसमें आपके पास ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आप जब कभी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टडी कर रहे हो, हाइट को लिविंग ऑर्गेनिज्म की, पॉपुलेशन को इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ को, आपको सब चीज़ों को मेजर करने के लिए और बताने के लिए मैथमेटिकल मॉडल की ज़रूरत होती है या फार्मूलाज की ज़रूरत होती है। फाइनली वी से दैट मैथमेटिक्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। हम ये भी कह सकते हैं मैथमेटिक्स भी ज़रूरी है जब हम अंडरस्टैंड करते हैं या पढ़ते हैं, डिस्कवर करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2। थैंक यू सो मच।